जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 2.3 टॉपिक में। और आज का हमारा टॉपिक है ओपेक। ठीक है, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग नेशंस। सब लोग इसके बारे में जानते ही होंगे क्योंकि ओपेक बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। पेट्रोल ये लोग प्रोड्यूस करते हैं, मतलब पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल सब कुछ बनता है, केरोसिन वगैरह बनता है। मतलब ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का है तो पेट्रोल बनेगा, उससे थोड़ा सा कम क्वालिटी का तो डीजल बनेगा, उससे और थोड़ा कम क्वालिटी का तो केरोसिन बनेगा, फिर और कम क्वालिटी है तो वो लोग फर्टिलाइजर वाले लेके जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग इंडस्ट्री लोकेशन का जो पढ़े थे तो हम नहीं पढ़े थे, मतलब हम पढ़ाए नहीं है, लेकिन हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, उस हम लोग का सिलेबस में है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजर का जब भी इंडस्ट्री होता है ना, वो जनरली रिफाइनरी के बगल में होता है। मतलब जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है जैसे जामनगर है तो उसके बगल में बनता है, क्योंकि उनका जो बाय प्रोडक्ट है रिफाइनरी का वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओपेक के बारे में 1960 में ये क्रिएट हुआ था बगदाद कॉन्फ्रेंस के कारण। मतलब बगदाद कॉन्फ्रेंस में इसको क्रिएट किया गया। और ओपेक प्लस करके भी एक ये होता है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा मेंबर एडेड है। ठीक है, मैक्सिको, रशिया, ओमान, उज्बेकिस्तान और भी मेंबर्स है, ये चार नहीं है, और भी मेंबर्स ऐड है। ठीक है, तो हमारे लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें मेंबर्स का नाम याद करना चाहिए। आप बोल सकते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अदर ग्रुपिंग्स है। आप मान लीजिए कि G7 है, खैर G7 तो आसान है, लेकिन G20 है। ठीक है, और भी बहुत सारे ग्रुपिंग्स है, SCO है, और भी बहुत सारे ग्रुपिंग्स है। SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन, ऐसे कुछ करके नाम है। ठीक है, हम लोग उसका वीडियो भी किए हुए हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग सबका नाम याद नहीं रख सकते। ठीक है, और ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ ओपेक का हम लोग पढ़ेंगे और ओपेक से ही क्वेश्चन आ जाए। ज़रूरी नहीं है, हमें क्वेश्चन का टाइप को पकड़ना है कि किस टाइप का क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और उस टाइप का जितना क्वेश्चन आ सकता है उस सारे करेंगे। यही तरीका होता है पढ़ाई करने का। ठीक है, देखिए न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर UAE और सऊदी अरेबिया दोनों ऑयल प्रोड्यूस करता है, पेट्रोलियम प्रोड्यूस करता है, और दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसी मतलब ऑयल प्राइस को लेकर के प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इंट्रो में अगर आप बोलिएगा, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन पूछ देता है ओपेक के ऊपर, तो मुझे लगता है कि इंट्रो में ये लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 40% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड बाय ओपेक कंट्रीज। ठीक है, 40% प्रोड्यूस करते हैं। बाकी USA वगैरह है, बहुत सारे कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ओपेक में जितने कंट्रीज है वो 40% प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रो में तो काफ़ी बेहतर होगा। जैसे ये टॉपिक बहुत छोटा है, ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग फटाफट इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ एक दिया हुआ न्यूज़ दिया हुआ, तो हमारे लिए न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक है, ओके। पेंडेमिक इंड्यूस्ड प्रोडक्शन कट्स एंड न्यू प्रोडक्शन। आप जानते हो कि पेंडेमिक में पिछले साल न्यूज़ आया था कि तेल का दाम नेगेटिव हो गया है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि भाई हम तेल का दाम नेगेटिव हो गया तो हम जाएंगे और हमको पैसा भी मिलेगा और तेल भी मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। और तेल का दाम नेगेटिव क्यों हो गया था, आपको ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में। देखिए, आप तेल प्रोड्यूस करते हो, आप बोलोगे यार प्रोड्यूस करना बंद कर दो, ठीक है, तेल का दाम घट जाएगा। तो इसमें दो कैच है, दो रीज़न है तेल का दाम नेगेटिव होने का। पहला रीज़न ये है कि आप ऐसे बंद नहीं कर सकते हो, एक नियम होता है, कानून होता है कि हाँ भाई उस डेट से हम लोग बंद करेंगे तभी बंद होगा। ठीक है, और दूसरा रीज़न है कि तेल को अगर आप स्टोर करते हो, ठीक है, तो स्टोरेज का भी खर्चा आता है। ठीक है, तो जब लोग एंटीसिपेट कर रहे थे कि लॉकडाउन और बढ़ेगा, ठीक है, हम लोग का देखिए हम लोग मार्च में लॉकडाउन लगा दिए थे, मार्च या अप्रैल में शायद लॉकडाउन लगा दिए थे। और ये मतलब ये लोग रूल बना के रखे हुए थे कि हम लोग 1 मई तक कम से कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और मार्च में लॉकडाउन लग गया, तो ये लोग देख रहे थे कि भाई अब मार्च में तो लॉकडाउन लग गया है, अब तेल का तो डिमांड आएगा नहीं, तो डिमांड नहीं आएगा तो फिर डिमांड जब घट जाएगा तो फिर क्या होगा, डिमांड घटेगा तो प्राइस भी घट जाएगा, क्योंकि सप्लाई कंटिन्यूस है। ये लोग बोल के रखे कि 1 मई तक हम लोग चलाएंगे। अब दूसरा रीज़न ये है कि पहला रीज़न तो ये था कि हम लोग उसको स्टोर नहीं कर सकते, और दूसरा रीज़न ये है कि आप उसको प्रोड्यूस करते रहना है, आप उसको प्रोड्यूस बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक कानून है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है। आप जानते हो कि कमोडिटी ट्रेड एक्सचेंज होता है। ठीक है, कमोडिटी एक्सचेंज होता है, हमारे इंडिया में भी है। तो वो आपका ऑयल जो है वहाँ पर लिस्टेड है, तो वहाँ पर बहुत लोग ट्रेड करते हैं, तो कानून बना हुआ है, कानून के हिसाब से फॉलो होगा। ऐसे कोई आप अरब है तो आप ऐसे नहीं खटाक से बंद कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो दो रीज़न था ऑयल का दाम नेगेटिव होने का, तो वही सब कुछ दिया हुआ है, न्यूज़ दिया हुआ है हल्का सा, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमें देखना है कि इम्पैक्ट कैसे करता है इंडिया को, ये सब चीज़ देखना है, और ये जो चीज़ आगे दिया हुआ है तो हम लोग देखते हैं। इंडिया इज द 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर। देखिए ये डेटा जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा हम लोग इकोनॉमी वाला पार्ट में लिख सकते हैं, ये डेटा हम लोग पॉलिटी का पार्ट में लिख सकते हैं, ये डेटा हम लोग
हिस्ट्री के पार्ट में भी लिख सकते हैं, ये डेटा हम लोग ज्योग्राफी का पार्ट में लिख सकते हैं, बहुत जगह इस डेटा को यूज कर सकते हैं। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये लिख लीजिएगा IEA, ठीक है। IEA होता है एनर्जी एक्सचेंज एजेंसी, ठीक है, इस तरह का उसका फुल फॉर्म है। तो इनके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। अगर आप ये नहीं लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3rd बिगेस्ट इंपोर्टर मतलब ये एक फैक्ट है, अपने आप में एक फुलफिल फैक्ट है, मतलब इसको किसी रिपोर्ट का जरूरत नहीं है कि इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। ओके, तो हाउ दिस फ्लक्चुएशन ऑफ ऑयल प्राइसेस इम्पैक्ट्स इंडिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी हम लोग बात की नेगेटिव हो गया था, अभी बहुत ऊपर चला गया, हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि हम लोग पहला तो रीज़न ऊपर था, पहला तो रीज़न हम लोग देख लिए कि इंडिया जो है 3rd बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये देख लिए कि ये रीज़न है 3rd इंपोर्टर है, तो इसका यहाँ पर देखिए $1 अगर प्राइस राइज करेगा ऑयल का, अगर $1 प्राइस राइज करेगा तो हम लोग को 10,700 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब देख रहे कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इसलिए इतना इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। ओके, इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। फिर हम लोग बायोफ्यूल पे काम कर रहे थे, बायोफ्यूल के ऊपर मेरा वीडियो भी है, आप देखिएगा। बायोफ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी है ना वो एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है हमारे यूपीएससी के सिलेबस में। इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पार्ट में देखिएगा तो एनर्जी मेंशन्ड है, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोफ्यूल एनर्जी, ये सब चीज़ जो है ना ये यूनिक चीज़ है। बायोफ्यूल एकदम यूनिक लगता है, ठीक है। तो यूपीएससी ऐसा यूनिक चीज़ में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग ऑयल जो है, जहाँ अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ का दाम बढ़ता है। अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि हाँ भाई अब महंगाई बढ़ गया, ठीक है। जैसे कि अभी महंगाई बढ़ गया, जैसे प्याज का दाम बढ़ता है तो लोग सोचते हैं कि महंगाई बढ़ गया, मतलब और कुछ ऐसे आम का दाम बढ़ेगा तो लोग ऐसा सोचेंगे नहीं, लेकिन प्याज का दाम बढ़ेगा, ऑयल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूसली लोग यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्फ्लेशन लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हम लोग का इंडिया का गड़बड़ा जाएगा। ओके, not just our present balance of payments but for macroeconomic stability। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब मालूम होगा हमारा जो स्टॉक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब जो भी माइनस करके होगा नेट, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब पेमेंट, एक्सपोर्ट पेमेंट और इंपोर्ट पेमेंट दोनों को नेट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, उसको बोलते हैं बैलेंस कीजिए, ठीक है। इसका कोई मतलब कुछ खास मीनिंग नहीं है, बस ऐसे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज इंडिया जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, कि अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो सारी चीज़ों का दाम बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं सारी चीज़ें से। आप प्याज लेके जा रहे हो कहीं से, आप आलू लेके जा रहे हो कहीं से, तो सब चीज़ का दाम बढ़ जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है बेसिकली। इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया या फिर कोई भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज अगर ऑयल का दाम बढ़ा लेता है तो हमारा सब चीज़ का दाम बढ़ जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेटा दिया गया है कि ये एंटीसिपेट किया गया है। ओपेक प्लस नेशन जो है, ओपेक प्लस नेशन वो अगले दशक में, डिकेड मतलब होता है दशक, मतलब 10 साल तक सारे प्राइस को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेंगे, और ऑयल प्राइस को कंट्रोल करेंगे तो सारे प्राइस ऑटोमेटिकली उनके कंट्रोल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट था, इसमें आप एग्जाम्पल डाल सकते हो, ठीक है, इस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही वेग मतलब धुंधला टाइप है, ब्लर है कि हाँ वो कैसे बोल रहे हो तुम कंट्रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप एग्जांपल डाल सकते हो कि सऊदी अरेबिया ने अभी अनाउंस किया है कि 2024 तक अगर आपका रीजनल हेडक्वार्टर, ठीक है, रीजनल हेडक्वार्टर अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया कि कितने बड़ा रीजन को हम बात कर रहे हैं, लेकिन रीजनल हेडक्वार्टर अगर आपका सऊदी अरेबिया में नहीं होगा तो हम आपसे बिजनेस करना बंद कर देंगे, मतलब आपका बिजनेस हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जैसे कि हमारा ओयो है, ठीक है, तो ओयो का जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरबिया में होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर जो भी जितने ओयो का होटल्स है सारे बंद कर देंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट था, ठीक है। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन चीज़ें थी, ये चीज़ें जो है आप अब बहुत सारे आंसर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओपेक के बारे में डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये उतना मेजर टॉपिक नहीं है। क्योंकि देखिए यूपीएससी के पास बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी के पास कितने मतलब कि 20 क्वेश्चन है जीएस3 में, जीएस3 में पूछ सकता है ये, जीएस2 में पूछ सकता है कि नहीं, जीएस2 में पूछने का चांसेस कम है, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि 2021 में आएगा अफगानिस्तान के ऊपर, और एक क्वेश्चन इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि दोनों आने ही वाला है, क्योंकि वार हुआ है दोनों जगह, एक जगह तालिबान हुआ है, एक जगह मिसाइल अटैक हुआ है, तो 2 क्वेश्चन तो आना ही है। तो ऑलरेडी मेजर जो चीज़ें हैं वो जगह भर लेती है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए जगह बचता नहीं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पूछेगा।
आगे कभी पूछ सकता है, लेकिन इसमें पॉइंट्स भी और बहुत कम है ना, तो और मेजर टॉपिक नहीं है। ऑयल का प्राइस एक मेजर टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगह में, ठीक है। वे फॉरवर्ड में देखते हैं क्या, नॉट जस्ट रिएक्टिव अप्रोच बट ए कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी सिक्योरिटी अप्रोच। ये बहुत ही प्यारा सा स्टेटमेंट है, ये बेसिकली कॉमन स्टेटमेंट है। मैं क्या करता हूँ ना, जहाँ मैं नोट्स बनाता हूँ वहाँ पर मैं कंक्लूजन और इंट्रो तो बेसिकली टॉपिक पे डिपेंड करता है, लेकिन कंक्लूजन आप एक कॉमन कंक्लूजन हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक टॉपिक के लिए, हर एक सब टॉपिक के लिए बना के रख सकते हो। जैसे ग्लोबलाइजेशन के लिए एक 2-3 कंक्लूजन बना लो, ठीक है। ऐसे अर्बनाइजेशन के लिए 2-3 कंक्लूजन, उसी तरह का और भी जितने टॉपिक्स है सब के लिए अलग अलग कंक्लूजन बना लोगे ना, तो आपका टाइम बच जाएगा। कंक्लूजन में अगर आपका टाइम बच जाएगा लिखने में तो भाई सही है, मतलब एक काम तो हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करके ओपेक कंट्री को समझाएंगे, और ये 5 तरीका बताया गया है, ठीक है। 5 प्रोन्ड स्ट्रैटेजी जो हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी प्राइस को फ्लक्चुएट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। मतलब खुद तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है उसको घटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन मेजर, कि हम लोग जो भी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं उसको इफिशिएंटली यूज़ करें और कंजर्व करें, ठीक है। दूसरा है डिमांड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो भी है बायोफ्यूल हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ प्रोमोटिंग बायोफ्यूल ऑलरेडी लिखा हुआ है। डिमांड सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप कह सकते हो कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दो, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि डिमांड सब्स्टिट्यूशन एक बायोफ्यूल तो होगा ही, उसमें एग्जांपल आ सकता है, लेकिन आप डिमांड सब्स्टिट्यूशन में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल भी डाल सकते हो, ठीक है। सोलर पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, ये उतना स्ट्रांग पॉइंट नहीं है क्योंकि हमारे पास तो ऑयल लिमिटेड है ऑलरेडी। हम लोग मतलब लिख सकते हैं एक पॉइंट लिख सकते हैं कि हमारे पास कोल बहुत ज़्यादा है, कोयला, उसको अगर किसी तरह हम लोग इफिशिएंटली उसको यूज़ कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और कोल बेड मीथेन जो होता है ना, कोल बेड मीथेन, वो भी हमारे पास बहुत सारा है, उसको अच्छे से ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, और उसको यूज़ करना पड़ेगा। शेल गैस ही बहुत अच्छा, बहुत जगह, बहुत सारा है हमारे पास। तो ये सब चीज़ को किस तरीके से हम लोग इफिशिएंटली ढूंढ के यूज़ कर सकते हैं वो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में, ठीक है। और रिफाइनरी प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया। इसमें जो भी कॉमन पॉइंट मिलेंगे मैं एक जगह करके लिख रहा हूँ, धीरे धीरे उसमें जब अच्छा खासा भर जाएगा तो मैं एक कॉमन पॉइंट्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।